धन्यवाद रोशन जी। दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोग इकट्ठे हैं आज। फासिज्म के 80 साल पूरे हुए और कोई कार्यक्रम पटने में पिछले साल भी नहीं हुई जहां तक मुझे याद है, और इस साल ये छोटी सी सभा में आप सब लोग आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये एप्सो और इस सब का है, मेरे और बाद भी कई लोग आती हैं, गौरव के साथ भी हैं, निशा के साथ भी हैं, ये लोग भी बड़ी बातें रखेंगे। कुछ बातें अपनी तरफ से इसलिए ये कार्यक्रम आवश्यक था क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी जितना इतिहास लिखा जा रहा है, सोवियत संघ के मतलब फासिज्म के पराजय के 80 साल बाद उसमें जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शहादत दी, सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, उनका इतिहास से नाम ही गायब किया था। और कहा क्या जा रहा है कि जीत हासिल हुई हिटलर हारा अमेरिका की वजह से, हिटलर हारा इंग्लैंड की वजह से। आप सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 8.5 करोड़ लोग मारे, 8.5 करोड़। सोवियत संघ का कितना लोग मारा? 2 करोड़ 70 लाख। चीन का कितना लोग मारा? 2 करोड़ 40 लाख। कितना लोग, कितना हुआ? 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 40 लाख मिलकर 5 करोड़ 10 लाख। 1.25 करोड़ लोग अफ्रीका और एशिया के मरे, बाकी जर्मनी और एक्सिस पावर में। इतनी शहादत जिसने दी, आज आप वेस्टर्न अमेरिका या इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में जाइएगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर रिसर्च कीजिएगा और कहिएगा कि सोवियत संघ ने जो शहादत, तो जो आदमी उस पर रिसर्च करता है उसको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से उसको हतोत्साहित किया जा रहा है। इस तरीके से ये सारा पूरी दुनिया में ये कुचक्र रचा जा रहा है। बहुत बड़ी भूमिका भी चीन में, जब पिछले साल जब परेड हुआ 80 साल बाद, तो चीन की भूमिका के बारे में बहुत कम लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग समझते हैं कि 39 में हुआ, लेकिन चीन में मंचूरिया पर जापान ने हमला कब किया? 31। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 29 से चालू हुआ, लेकिन चीन को 31 से लड़ना था। 31 से 45 के बीच उसके लगभग 2 करोड़ 40 लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ 10 लोग घायल। अमेरिकन जो एकेडमिशियन सब क्या कहता है, देखिए बड़ा दिलचस्प है कि जब रूस का लोग कहता है, चीन का लोग कहता है कि हमारे इतने लोग मारे गए, कहता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कहता है कि नहीं 2 करोड़ मारे गए ये हम एक्सेप्ट करते हैं, 2 करोड़ 40 लोग नहीं मारे। मतलब इसका मतलब है कि 40 करोड़ लोगों को तुमने मारा, हम कहता है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। 31 में जब जापान का जब हमला हुआ चीन पे, तो दुनिया में मैसेकर है, 3 लाख लोगों की हत्या हुई, 80,000 महिलाओं का रेप किया जापानी आर्मी ने, पूरे इतिहास से गायब कर दिया। क्या है साम्राज्यवादी तरीका कि आपकी हत्या करो, उसके बाद स्वीकार ही मत करो कि तुम्हारा कभी अस्तित्व नहीं। अब ये सबसे बड़ा हम लोग पर एक जिम्मेवारी है कि इतिहास को सही ढंग से सबक हम लोग का है कि सही सही बताएं। चीन के बारे में हम लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी में रही बात बहुत कम बताई जाती थी कि भूखे पेट रहकर बहुत पुराने हथियारों से कुछ नहीं है, और जापान की लगभग 60% जो फोर्स थी अकेले उसने चीन ने रोक के रखा, क्योंकि अगर चीन उसको रोक के नहीं रखता तो पीछे से जब सोवियत संघ जर्मनी से लड़ाई लड़ रहा था तो पीछे से बीच में छुरा भोग देता और सोवियत संघ का खत्म। सोवियत संघ एक और उसका सबक में सबसे बड़ा है कि सोवियत संघ पर जो हमला हुआ 21 जून 1941 में मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना जाता है। 3 लाख की सेना लेके जर्मनी 3000 किलोमीटर से लगभग अपनी पूरी जो ताकत थी उसकी 80% सेना लेके वो सोवियत संघ पर हमला किया। और ये जानिए, ये जानना हम लोग का बहुत जरूरी है। आप कम्युनिस्ट रहे चाहे नहीं रहे, ये जानना आपको जरूरी है कि जब 3000 किलोमीटर से जब उसका नाम था ऑपरेशन बारबाडोसा, जब हमला किया और पूरे स्टालिन ने लगभग 1931 में
स्टालिन का आजकल नाम लीजिएगा तो सब गाली देने लगता है, इतने लोगों को हत्या किया, मर्डर कर रहा है। 31 में 1931 में क्या बोल रहा है स्टालिन अपने देश में कि रूस अमेरिका और इंग्लैंड से 100 साल पीछे है, लेकिन अगर 100 साल की दूरी को अगर हम 10 साल में नहीं पूरा किए तो या तो हम नष्ट होंगे या फिर हम बचेंगे। और 10 साल के भीतर उसने वो कारनामा किया कि सारी तैयारी की, उसको पता था कि अंततः हिटलर हमारे पास आएगा, उसका हमला होगा हमारे पास। पूरी जो अपना जो फैक्ट्री था, उद्योग था, सारा कुछ यूराल से लेके 3000 किलोमीटर पीछे की तरफ लेके आओ। और देखिए इतिहास में जब हमला हुआ हिटलर पर और पूरी रूसी सेना, ये जर्मनी सेना, लोग कहते हैं कि जैसे मक्खन में जैसे छुरी प्रवेश करता है वैसे जर्मनी घुसता हुआ मॉस्को तक चला गया। और इतिहास में स्टालिनग्राड की लड़ाई, कुर्स्क की लड़ाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री टैंक से सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है और वो 1942 से 43 तक हुआ। हम अभी जापान की बात कर रहे थे। मान लीजिए कि अगर जापान इधर से घुस के चीन की तरफ से अगर सोवियत संघ को मार दिया तो सोवियत संघ का खेत तुम्हारी खत्म। सबक क्या है? सबक यह है कि सोवियत संघ क्यों जीत गया। सोवियत संघ और चीन का जीडीपी था पूरे दुनिया में उस वक्त 8%, हराया किसको? जिसका 30-35% जीडीपी। आज लोग अकेले अमेरिका से नहीं लड़ा जा सकता, मोदी से नहीं लड़ा जा सकता, सेना इतनी बड़ी है, इतने लोगों की फौज है, इतना सीआरपीएफ है, अब बेकार लड़ना पाए। कैसे लड़ा सोवियत संघ? बहुत मामले उसके पास हथियार थे, पुराने ये थे। दो चीज से लड़ा, एक तो फेलियर से, दूसरा जनता की सृजनात्मकता को, उसने जनता को लड़ाई। जर्मनी में उसकी पेशेवर सेना लड़ रही थी, प्रोफेशनल आर्मी लड़ रही थी, रूस में पूरी जनता लड़ रही थी। तो क्या करता था से जर्मनी जब लड़ाई करता था तो क्या करता कि हवाई जहाज से पूरा पैराशूट से आपकी सेना लड़ रही है और उधर से पूरा पैराशूट से आर्मी बोले ये गिरा के आपकी सेना को उधर से भी हमला करता था, पीछे से हमला हुआ। तो जर्मनी की इस तकनीक का किसी को पास रास्ता ही नहीं था कि कैसे किया। तो रूस में चार लोगों ने किया क्या, अद्भुत, यही जनता की सृजनात्मकता होती है। उसने क्या कि जैसे ही पैराशूट से उतरता है उसको सीधे भाले पर, तो जैसे उसकी नीचे उतरता उसके पहले ही सोवियत किसान सब मिल के मारे। चीन में आप जाइएगा तो एक एक घर को, एक एक गांव को उसने किले में तब्दील कर दिया और तब जापान की आर्मी से लड़ा। और सोवियत संघ उस जमाने में जब मॉस्को में जब सेना आई उसकी, ये बातें आज बोरिंग लगती हैं, ये बातें आपको ये लगता है, लेकिन सोचिए कि जहां 5.5 करोड़ लोग मारे, 5.5 करोड़ लोग, तब जाके फासिज्म हारा है। आज बहुत आसानी से लगता है कि हाँ हम लोग जीत गए, सोवियत संघ ये हो गया। इसलिए इतिहास को नहीं जानिएगा। आजकल नया बच्चा लगता है कि सोवियत संघ क्या किया। इसलिए हमें ये प्रोग्राम भी करना पड़ा, ये सारा कुछ, कि हम इतिहास को जाने और इतिहास को आज विरूपित करने की, डिस्टॉर्ट करने की, उसकी भूमिका को कमतर करने की। आप सोचिए कि जर्मनी ने जिन लोगों को कैद बनाया, जिन लोगों को मतलब कैद किया, उनको स्लेव लेबर बना दिया और सांप आपको काटा, पूरे एक जला हुआ ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको बर्फ के भीतर रख दिया। उसके बाद आपके आदमी के शरीर से पूरा खून निकाल, उसमें घोड़ा का खून डाल देता ताकि उस पर क्या होता है, इस तरह का मेडिकल का एक्सपेरिमेंट करता। और बाद में अमेरिका ने ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, मेडिकल डाटा उससे जापान से और जर्मनी से खरीदा ताकि हम उसको आगे की तरक्की कर सके। ये बातें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये आज कहा जा रहा है कि कमजोर लोग हैं अमेरिका और इसके पास, नाटो के पास बहुत बड़ी ताकत है, आप लड़ नहीं सकते। तो सोवियत संघ कैसे लड़ा? दूसरी बात जो बहुत प्रमुख है कि अमेरिका और इंग्लैंड का लोग ये बोलेगा कि देखिए अगर हम लोग जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर बम नहीं गिराते तो विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होता। ये बात भी हम लोग जानते हैं।
कि 9 अगस्त का डेट जिस दिन नागासाकी पर बम गिराया गया, हिरोशिमा नागासाकी पर जब आएगा तो कार्यक्रम करने के बाद भी करेंगे। ये वही दिन था जिस दिन सोवियत संघ ने हमला किया जापान पर। और जापान का जो ये था एम्परर राजा हिरोहितो, उसने ये कहा कि जापान सरेंडर कर रहा है अमेरिका के सामने, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने से नहीं, उसको सोवियत आर्मी की, रेड आर्मी का डर है, लाल सेना के डर की वजह से उसने किया। सबक इसमें ये है हम लोगों को कि अमेरिका जो कहता है कि हमने फासिज्म को, नाजीज्म को पराजित किया, आज आपको जान के हैरत होगी कि जितने वार क्रिमिनल्स है, जापान का जो एम्परर जिसकी वजह से सारा लड़ाई हुआ हिरोहितो, उसको छोड़ दिया गया, कोई सजा नहीं, क्योंकि जापान पर भी बाद में अमेरिकन सेना ने उसको कब्जा किया और जापान के जितने बड़े युद्ध अपराधी थे उसका कुछ नहीं। एक सबसे बड़ा वार क्रिमिनल जिसने लगभग लाखों लोगों की हत्या की, वो जापान का प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसी का पोता अभी हाल में हमलों की आदमी शिंजो एबे जापान का प्राइम मिनिस्टर। नाजी लोग, फासिस्ट लोग, पूरे यूरोप में जाइएगा तो 25 देश ऐसा है जो फासिज्म से इतना ज्यादा प्रभावित रहा, उनके पत्थर में ढाल में उनकी मूर्तियां वार क्रिमिनल्स की लगाई गई, बड़े बड़े अपराधियों की, बड़े बड़े हत्यारों की, बड़े बड़े जिन्होंने लुटेरे पत्थर से उनकी मूर्ति स्थापित किया, जनता उनसे प्रेरणा लेती। आज ये स्थिति है कि पोलैंड में ऑश्विट्ज जो कंसंट्रेशन कैंप था, जिसको लाल सेना ने, रूस की रेड आर्मी ने जिसको कि मुक्त कराया, आज वहां पर सेलिब्रेशन हुआ 80 साल में, तो रेड आर्मी का एक बार नाम तक ले लिया। इसलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने लड़ाई की, शहादत इतनी बड़े पैमाने पर दी, उन लोगों को याद करके उनकी भूमिका को रेखांकित करने की जरूरत है, बातचीत में करने की जरूरत है। वरना आज आप देख रहे हैं पूरे अमेरिका और इंग्लैंड में जितने वार क्रिमिनल्स थे, जितने युद्ध अपराधी हैं, जितने नाजी सेना के जो सबसे प्रमुख थे, आपको हैरत होगी कि नाजी सेना के लगभग 1500 वैज्ञानिकों को अमेरिका लेके गया था। अमेरिका में बाद भी उन लोगों ने वहां पर बड़ा बड़ा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखते, फोर्ड कंपनी, अभी हिटलर की चर्चा की, हिटलर अपने कैमरे में अपने ऑफिस में ऊपर किसकी तस्वीर लगाता था? हेनरी फोर्ड। और आप देखिए कि भारत के आदमी फोर्ड का तारीफ, जिसमें इतने लोगों की, पूरा ब्रिटेन की जितनी कंपनियां हैं, अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं, सब हिटलर के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी। क्या चाहता था कि हिटलर किसी तरीके से स्टालिन को खत्म करे, सोवियत संघ को, कम्युनिज्म को, और फासिज्म और कम्युनिज्म दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे, हम लोग ये सुरक्षित है। और इसलिए जानना है कि कम्युनिज्म अगर नहीं होता, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती, सोवियत संघ में रेड आर्मी नहीं होती, तो आज पूरे यूरोप में जो फासिज्म से बचे फ्रांस और इटली, सोचिए जब हिटलर ने हमला किया तो पोलैंड को 3 दिन में हमला किया, फ्रांस को 12 दिन में हमला किया, सारा वेस्टर्न यूरोप लगभग। अब उसको इंग्लैंड पर हमला करना था तो वही किसी को बोला कि इंग्लैंड पर क्या, हमने सोवियत संघ को लपेटते चले। और मान 3 महीने का उसके पास, जर्मनी के पास तेल था और उसने सोचा कि 3 महीने में हम लोग 2 महीने में उसको खत्म कर देंगे और कॉकेशिया जो उसका सबसे बड़ा तेल भंडार है उस पर कब्जा करके फिर हमला करेंगे। लेकिन यही मिसकैलकुलेशन हुआ है। और बाद में स्टालिन की जो रणनीति थी, कि क्या रणनीति थी, T-34 जो टैंक बनाया लोगों ने, आम लोगों ने, जिसका कोई जवाब जर्मनी के पास नहीं। और रूस बहुत विकसित देश नहीं था, बहुत गरीब था, बहुत कम उसके पास संसाधन थे। चीन जिसके पास और दुनिया का सबसे गरीब देश, भूखे पेट इन लोगों ने रहकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर सेना का पंजा भिड़ा के रोका, तब जाके आज दुनिया में भारत भी जो आजाद हुआ। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप जीत नहीं होती सोवियत संघ की और ये ब्रिटेन की, मतलब अगर फासिस्ट नहीं हारा, तो आप भी, हम लोग आज तक अंग्रेजों के उपनिवेश हो। और भारत अगर एकजुट रहा तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका सोवियत संघ की। ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया और ने सोवियत संघ की इसी महान भूमिका को, चीन की इतनी महान भूमिका, आज चीन को देखिए, सारा अमेरिका और सारा लोग जितना ईरान और वेनेजुएला पर हमला और असम के पीछे चाहिए,
जिसको चलने का शौक होगा वही चीज चीन के खिलाफ होगा। लेकिन अब देखिए चीन का पिछले 50 साल में किसी भी एक देश पर उसने एक गोली नहीं चलाई, किसी एक देश पर एक बम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम लोगों को 100 साल जो जापान ने ह्यूमिलिएट किया, जो अपमान किया, उससे आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि जो हमारे कई साथियों ने कहा, राजकुमार जी ने और रविन्द्रनाथ राय ने, बाकी थे, बुनियादी चीज है फांसीवाद को लड़ने के लिए पूंजीवाद। पूंजीवाद संकट में पूंजीवाद है, इसका नाम है कि वो फासिज्म है। और जब भी उसको खतरा होता है, सोवियत संघ का खतरा नहीं होता तो जर्मनी में फासिज्म नहीं आता। और इसकी पूरी लेबोरेटरी बनाई गई जर्मनी में, जब कम्युनिस्टों का इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। इतने बड़े पैमाने पर जब कम्युनिस्ट लोग मारे गए तो बाकी लोग देखा लगे था चलो कम्युनिस्ट लोग मारा गया, हमको क्या, हम तो डेमोक्रेटिक। तो कविता याद होगी आपको पास्टर निमोलर की कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं। फिर वे ट्रेड यूनियनों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं मजदूर नहीं। फिर वे लोकतंत्रवादियों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं लोकतंत्रवादी नहीं था। और अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और अंत में वे मेरे लिए आए, तब कोई नहीं था जो मेरे पक्ष में। ये जो सोचता है कि कम्युनिस्ट के साथ हो रहा है, हमको कुछ नहीं ना हो रहा है, ये आप सोचिएगा तो अंत में मारे जाइएगा। और भारत में यही एक भी सबसे बड़ा सही का कि भारत में हिटलर की आत्मा घुस गई है। इससे लड़ने का भी निराश होने की जरूरत नहीं, मजदूर वर्ग ही करेगा। अभी जो हड़ताल हुई मजदूर वर्ग की 12 फरवरी को हुई ना, जानते हैं 12 फरवरी को हड़ताल हुई थी ना। अरे चूंकि टेलीविजन नहीं बताता है, अखबार नहीं बताता है, कितने लोग मजदूर शामिल, 35 करोड़। छोड़ दीजिए भारत, दुनिया के मानव जाति के इतिहास में इतने मजदूर आज तक किसी हड़ताल में शामिल नहीं। क्या हुआ? अभी जाइएगा दिल्ली में, एनसीआर में, हरियाणा में, गुड़गांव में, जिन मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जिनको 10 और 11 हजार रुपए पर घटाया जाता था, जिनकी नरक जैसी जिंदगी बता के रखी थी, 40,000 मजदूर खड़ा हुआ एक साथ। कितने मजदूरों को गायब कर दिया गया, कितने छात्र नेताओं को गायब कर दिया जो मजदूरों को, और रातों रात सरकार को वहां 2 से 2.5 हजार का वेतन बढ़ा है। तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यही मजदूर सब रास्ता दिखा, किसान सब 800 किसानों ने शहादत देके संसद से पास कानून को वापस लेने पर मजबूर किया। आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ था। कब? जब बोले अरे चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ हताशा है। इस सब के पीछे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है, वाम विचारधारा है, वाम और छोटे छोटे समूह है जो ये सब काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो मजदूर लोगों का हुआ, छोटा छोटा संगठन सब मिलकर काम किया, कोई कल्पना करता था? तो फासिज्म को हराने का तरीका ये नहीं सोचना कि बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। जनता की पर यकीन करना है, सृजनात्मकता पर भरोसा करना है और उनको संगठित करना है। दिक्कत है, इतनी ज्यादा निराशा है आपस में, इतना ज्यादा एक दूसरे की खींचातानी की कुछ नहीं हो रहा है। जब सीट नहीं आया, 20-10 सीट नहीं आया तो हम निराश हो गए। ये सोवियत संघ की 80 साल पर इस चीज को याद करने का मतलब यही है कि उस विरासत को जो लोग मारे गए लड़ते हुए, जिस सपने के लिए मारते गए, और वो सपना बहुत दिन तक जीवित रहा, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप सब लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारे कई साथी अपनी बातें रखेंगे। सब लोग अपने आसपास भी सोवियत संघ की जो महान भूमिका है, चीन की जो बहुत बड़ी भूमिका है, उसको याद करने की जरूरत है, लोग बताने की। शुक्रिया, धन्यवाद।